जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे गोल्सन के प्रथम नियम का जो कुछ सीमा है, या हम कह सकते हैं गोल्सन के नियम के जो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। तो इसका कुछ सीमा, इसका बॉर्डर है कि इससे पार जो है गोल्सन का नियम लागू नहीं होता है, या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसके जो कुल जो 6 पॉइंट है, सबसे पहला समझते हैं निरंतर क्रम। निरंतर क्रम कहने करते, तो मान लीजिए कि एक पहला वस्तु का हमने 1 इकाई का उपयोग किया, फिर हमने 2 इकाई का उपयोग किया। तो यहाँ पर जो हमने मान लीजिए कि हम घटती सीमांत उपयोगिता नियम अनुसार, ये गोल्सन के प्रथम नियम अनुसार हम घटती सीमांत उपयोगिता की विश्लेषण कर रहे हैं दूसरे इकाई पर, वस्तु के दूसरे इकाई के उपभोग पर। लेकिन इसके बाद हम डायरेक्ट चले आएंगे 4 पर। 4 पर जो है 4 पर सीमांत उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए। तो ये जो निरंतर नहीं है, 2 के बाद जो निरंतर क्रम में 2 के बाद जो 3 आएगा, 4 नहीं आएगा। तो ये जो अगर डायरेक्ट हम 2 के इकाई के बाद 4 इकाई पर चले आएंगे सीमांत उपयोगिता का अध्ययन करने के लिए, ये जो अनिरंतर हो जाएगा। तो यही करा कि वस्तु जो निरंतर क्रम में होना चाहिए। ये ना कि अभी जो 1 इकाई का उपयोग किए, अब फिर जो हम चले आए 4 पर, फिर इसके बाद हमने जो वस्तु का 3 उपयोग का उपयोग 3 इकाई को बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 7। फिर मान लीजिए हमने 4 और बढ़ा दिया, ये हो जाएगा 11। तो इस तरह से हम जो अनिरंतर की मतलब कि कोई लगातार परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर कोई लगातार क्रम नहीं, वस्तु के सभी इकाई का उपभोग का जो लगातार क्रम नहीं है। तो यहाँ पर जो हर एक के लिए जो सीमांत उपयोगिता अलग अलग हो जाएगी। तो इसलिए जो गोल्सन का प्रथम नियम जो इस पर लागू नहीं होगा, किसी में घट जाएगा तो किसी में बढ़ जाएगा। लेकिन गोल्सन का नियम कहता है कि जब किसी का उपभोग हम ज्यादा से ज्यादा करने लगते हैं तो उसकी उपयोगिता धीरे धीरे घटने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो है किसी में 2 यूनिट घटेगा तो किसी में 4 यूनिट घटेगा। तो इस तरह से जो घटते घटते मान लीजिए किसी में जैसे हम 11 में आ गए, तो यहाँ पर हो सकता है कि बढ़ जाए, क्योंकि जो यहाँ पर क्योंकि हमें अगर नुकसान हो रहा है, तो मान लीजिए हमें 2 इकाई को उपभोग करने पर नुकसान हो सकता है 2 इकाई ज्यादा हमने यहाँ पर 2 से 4 कर दिया, यहाँ पर 2 इकाई के बदले जो 2 इकाई का नुकसान 2 इकाई का प्रॉफिट हो जाए, यहाँ पर कोई परिवर्तन हो ही ना। इसलिए जो इसमें अनिरंतरता आ जाती है, इसमें जो गोल्सन के प्रथम नियमानुसार प्रत्येक इकाई पर जो है अनिरंतर क्रम पर जो प्रत्येक इकाई पर सीमांत उपयोगिता का जो मान होता है वो अलग अलग हो जाता है, एक लगातार क्रम में नहीं रहता। तो इसलिए जो अध्ययन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो ये जो है लागू नहीं होता है, तो इस नियम के ये विरुद्ध हो जाता है। निरंतर क्रम अनिरंतर क्रम जो है विरुद्ध हो जाता है। तो इसका जो बॉर्डर है, सबसे पहला कि वस्तु की सभी इकाइयां जो है निरंतर क्रम में होनी चाहिए। वस्तु की सभी इकाइयां निरंतर क्रम में होनी चाहिए। ये नहीं कि 1 के बाद 3 पे चला है, 3 के बाद 7, ऐसे नहीं, क्रम में होना चाहिए 1 2 3 इस तरह करके कि वस्तु की पहली इकाई का उपयोग किया, फिर हमने वस्तु की दूसरी इकाई का उपयोग किया, फिर हमने तीसरी किया, फिर चौथी, इसी तरह से हम कर रहे हैं। तो इसलिए जो गोल्सन का प्रथम नियम का जो पहला सीमा है वो है कि वस्तु की सभी इकाइयां जो है निरंतर क्रम में होना चाहिए। उसके बाद है पर्याप्त आकार। पर्याप्त आकार करने का अर्थ है प्रॉपर साइज बराबर होनी चाहिए। और दूसरा भी वही है, दूसरा जो रिलेटेड है कि पर्याप्त आकार करने का अर्थ है कि कोई भी वस्तु जो है, जैसे कि हम लोग कभी सामान लेते हैं, तो किसी चीज में अगर अड़ता नहीं है तो उसमें हम जबरदस्ती ठूस ठास के रस्सी से बहान के ऊंचा भी हो जाता है, तो हम जो उसको सामान को लाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्रॉपर साइज कि जिस वस्तु में जितनी इकाई का उपयोग करने की क्षमता है उतना ही उस वस्तु का उपयोग किया जाए, अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। इसलिए जो प्रॉपर साइज का यहाँ अर्थ है जो पर्याप्त आकार, कि उस वस्तु के सभी इकाई को पर्याप्त आकार होना चाहिए, उसमें अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर अतिरिक्त हो जाएगा तो गोल्सन का प्रथम नियम वहां पर लागू नहीं होगा। तो गोल्सन के प्रथम नियम का जो दूसरी सीमा वो है कि वस्तु जो पर्याप्त आकार में होनी चाहिए। उसके बाद है कि समरूप, कि आकार भी बराबर होना चाहिए। मान लीजिए 2 वस्तु है एक्स और वाई, इसका आकार कुछ हो जाएगा, इसका आकार कुछ हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम गेहूं का बीज ला रहे हैं, तो वहां पर जो अगर इसका आकार अलग अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर जो इसमें आकार के हिसाब से भी जो आयतन बढ़ता है, तो इसका आयतन कुछ अलग हो जाएगा, इसका आयतन कुछ अलग हो जाएगा। तो इस तरह से साधन का, दोनों के जो साधन का जो मान है वो अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए जो यहाँ पर जो है फिर जो इन दोनों का जो उत्पादन संभावना वक्र है वो भी अलग अलग हो जाए, तो इन दोनों का रास्ते ही अलग हो जाएंगे। इसलिए जो अगर इन दोनों को समान रखेंगे, समान रहने पर जो इसका इन दोनों से कनेक्शन जुड़ेगा कि इससे हम अगर 1 इकाई x का बढ़ाएंगे तो y का 1 इकाई हमको घटाना पड़ेगा, बराबर रहेगा तभी। नहीं तो इसका अगर 1 इकाई का उपयोग करेंगे तो ये तो पहले से ज्यादा है, तो इसके 1 इकाई का उपयोग करने पर जो इसका 1 इकाई घटेगा नहीं, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, क्योंकि ये तो पहले से ज्यादा है। इसलिए अगर इससे 1 ज्यादा ले लेंगे तो इसका 1 मान घटेगा नहीं। इसलिए दोनों में कनेक्शन होना चाहिए, x और y वस्तु में जो है कनेक्शन होना चाहिए। तो और वो कनेक्शन बनाता है समरूप आकार और पर्याप्त आकार। तो समरूप होना चाहिए, सभी वस्तुएं जो समरूप होना, चाहे जितनी भी वस्तु की बात की जाए 1 2 3, तो उसमें जो है समरूप, सभी वस्तुएं एक दूसरे के समरूप होना चाहिए। उसके बाद है आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर। मान लीजिए कि हम अगर रोटी के सीमांत पिता की बात करें कि अगर मान लीजिए हम 2 रोटी खाते हैं, 10 रोटी हमने बनाया, मान लीजिए हमने 10 रोटी बनाया
और 2 रोटी हम खा रहे थे। जिस प्रकार हम रोटी को इकाई को बढ़ाते हैं, मान ली 2 रोटी पहले खाए तो पहला तो 2 इकाई घट गया इसमें उपयोगिता इस रोटी की, फिर 1 इकाई को हमने बढ़ा दिया, 3 रोटी खाया, फिर जो 1 इकाई की उपयोगिता इसमें घट गई, यहाँ पर बचा 7 इकाई। तो इस तरह से जो जैसे जैसे हम उपभोग करते जाएंगे तो उस तरह से जो ये बढ़ता जाए। तो ये देखिए इसमें निरंतरता है और प्रवृत्ति स्थिर भी होना चाहिए कि अगर हम आज इस तरह से खा रहे हैं 2 रोटी, तो कल भी 2 रोटी ही खाएंगे, या 4 रोटी आज खा रहे हैं तो कल भी वही खाएंगे। तभी जो हर दिन के अनुसार जो हम पता लगा सकते हैं कि उपयोगिता हमारी किस प्रकार घट रही है और किस प्रकार बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए आज 2 रोटी खाए, कल 4 रोटी खा लिए, फिर कल 6 रोटी खा लिए और किसी दिन हम भूखे ही रह गए, तो यहाँ पर जो तो फिर जो रोटी की जो उपयोगिता है या किसी जो है या रोटी से रिलेटेड जो जैसे कि आटा, तो उसकी जो उपयोगिता है रोटी के लिए, जो आटे की उपयोगिता है वो जिस दिन हम नहीं खाएंगे उस दिन तो उसकी उपयोगिता घट जाएगी। तो इसलिए और लेकिन वही जिस दिन खाएंगे तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो यहाँ पर उलट पुलट हो जाएगा। तो इसलिए जो गोसेन के गोसेन के दूसरे नियम के अनुसार कि आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर होना चाहिए, तभी जाकर हम उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आय को भी समझते हैं कि आय जैसे मान लीजिए हमने 10,000 रुपया कमाए, हम जो है 10,000 रुपया कमाए, उसमें जो है अब 10,000 पे हमें खर्च करना है 4 वस्तु पर, कि 4 वस्तु पर हमें खर्च करना है कि किस प्रकार हम खर्च करें कि हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा बचत भी हो और हमें संतुष्टि भी प्राप्त हो जाए अपनी आवश्यकता से, या हमारी जो जरूरत है वो भी पूरी हो जाए। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए कि हमारी 10,000 से बढ़कर आय हो गई अगले महीने 12,000, यहाँ पर 12,000 हो गई, तो यहाँ पर हमारी आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। आवश्यकता भी अगर रुपया बढ़ गई तो आवश्यकता भी बढ़ जाएगी, आवश्यकता भी बढ़ जाएगी, इसके उपयोगिता का मान में जो परिवर्तन आ जाए तो 12,000 के लिए अलग उपयोगिता हो जाएगी और 10,000 के वस्तु के लिए अलग उपयोगिता हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो आय एवं उपभोग जो है ये प्रवृत्ति स्थिर होनी चाहिए, तभी जाकर जो हम उपयोगिता जो है सीमांत उपयोगिता के घटने का क्रम जो है पता कर सकते हैं। किस प्रकार हम उपयोगिता को जो है उपयोगिता उपभोग करेंगे तो किस प्रकार जो वस्तु की उपयोगिता घटती जाएगी। उसके बाद है फैशन रुचि स्वभाव में अपरिवर्तन, कि जैसे कि हम मान लीजिए फैशन करते हैं, बहुत सारी लड़कियां फैशन करते हैं, तो उसमें भी जो है या इच्छा जो होती है कि अभी चाहते हैं हम कूलर लेना चाहते हैं, अगले में थोड़ी देर बाद हम सोचने लगते हैं कूलर नहीं लेंगे एसी ले लेंगे तो वो ठीक रहेगा, फिर कुछ देर बाद सोचते हैं ज़्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत है, पंखे में ही काम चला लेंगे। तो यहाँ पर जो इच्छा में परिवर्तन रहता है, हर वस्तु के लिए इच्छा है, वस्तु की उपयोगिता जो हर वस्तु के लिए अलग अलग होती है, पंखे के लिए अलग होगी, एसी के लिए अलग होगी, कूलर के लिए अलग होगी। तो इसलिए जो इच्छा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो उपयोगिता भी अलग अलग हो जाएगी। तो वहाँ पर सीमांत उपयोगिता जो सबके लिए अलग अलग परिभाषित होगी। तो यहाँ पर जो है ये एक आय के लिए जो अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग उपयोगिता हो जाएगी, लेकिन सीमांत उपयोगिता अनुसार एक वस्तु के लिए जो है एक ही बार सीमांत उपयोगिता परिभाषित हो सकती है। इसलिए जो फैशन रुचि और स्वभाव जो परिवर्तित रहनी चाहिए। उसके बाद है सिर्फ एक आवश्यकता, मान लीजिए हमें जो बहुत सारे आवश्यकता, एक ही आवश्यकता होनी चाहिए, हमें जो एक बार में एक ही पंखा चाहिए, वो भी एक ही वस्तु के लिए। मान लीजिए एक पंखा लिया, 2 आदमी खरीद रहे हैं जाके, तो अब पंखा अगर मान लीजिए कि उसकी आवश्यकता अलग है, मेरी आवश्यकता अलग है, वो कहेगा कि हम अपने घर में पंखा लगाना चाहते हैं, हम कहेंगे हम अपने घर में पंखा लगाना चाहते हैं। अब तो वहाँ पंखा को तो टुकड़ा नहीं कर सकते ना, नहीं तो वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। तो इसलिए जो एक वस्तु के एक समय पर जो है एक ही आवश्यकता होनी चाहिए, एक समय पर जो एक ही आवश्यकता होनी चाहिए, सामूहिक आवश्यकता भी नहीं होना चाहिए कि जो है मान लीजिए कि सामूहिक आवश्यकता जैसे कि एक पंखा खरीदे उसमें 4 लोग हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक वस्तु के लिए जो एक ही आवश्यकता होनी चाहिए, एक वस्तु के लिए एक ही आवश्यकता और एक ही समय पर होनी चाहिए। लेकिन जो और दूसरी जो इसी में पॉइंट है कि सामूहिक आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो क्वेश्चन का प्रथम नियम लागू नहीं होगा।